तीनों के बाहर जाने के बाद कार्लोस ने मजदुद्दीन को मुखातब किया। आपने नकदी और सोने के सिक्कों की थैली भिजवाई है। मजदुद्दीन ने फ़ौरन कार्लोस की बात काट दी। यह आप पर कोई एहसान नहीं था, आपका हक था। पहली ये बात कि आप गरीबुल वतन हैं। जिन हालात में आप आए, आप बिल्कुल बेसरो सामानी की हालत में थे। कोई शक नहीं कि इस वक्त आप अपने भाई के यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आपकी भी कुछ ज़रूरियात हैं। आपके साथ आपकी 2 बेटियां भी हैं। साथ ही मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि गुज़श्ता जंगों के दौरान माली गनीमत में से जो मुझे शमसुद्दीन और खतलखा को मिला, इसके हमने बराबर 3 हिस्से किए। एक हिस्सा अपनी माँ के लिए रखा, दूसरा हिस्सा पुप्पी के लिए और तीसरा हिस्सा आपकी तरफ भिजवाया। आप इसका हक रखते हैं। आप यहाँ नवारद हैं, आपको इसकी नकदी की ज़रूरत थी। दूसरा हक आपका इस तरह बनता है कि आप जमारा चूँकि मेरे भाई शमसुद्दीन से मंसूब हो चुकी है, लिहाजा आपके साथ हमारा अब एक करीबी रिश्ता भी है, और इस रिश्ते को सामने रखते हुए भी हम पर कुछ हकूक़ हैं। जवाब में कार्लोस कुछ बहाना न कह सका। फिर वो दूसरे मौज़ूआत पर बात करने लगा। थोड़ी देर बाद नशिस्तगाह के दरवाजे पर जमारा नमूदार हुई और मजदुद्दीन को मुखातब करके कहने लगी, भाई आप ज़रा बाहर आइए। मजदुद्दीन चुपचाप उठ खड़ा हुआ। जब वो नशिस्तगाह के दरवाजे पर आया तो जमारा को मुखातब करके कहने लगा, मेरी बहन खैरियत तो है? क्या तुम्हें हमसे कोई शिकवा शिकायत है? इस पर जमारा हंस दी और कहने लगी, नहीं भाई, मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैं एक सादत हासिल करना चाहती हूँ। चौंके अंदाज में मजदुद्दीन ने इसकी तरफ देखा, फिर पूछा, कैसी सादत? जमारा ने किस कदर बेबाकी से मजदुद्दीन का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचती हुई तहारत खाने में ले गई। इसे बैठने को कहा। जब मजदुद्दीन बैठ गया तो पानी से भरा हुआ एक कोज़ा जमारा ने उठाया। फिर मजदुद्दीन को मुखातब करके कहने लगी, भाई खाना तैयार है, थोड़ी देर तक खाना कमरे में लग जाएगा। आज मैं आपके हाथ दिलवाकर बस एक सादत हासिल करना चाहती थी। मजदुद्दीन ने एक लंबा सांस लिया, कहने लगा, मैं तो घबरा ही गया था कि तुम न जाने क्या कहने लगी हो। फिर वो हाथ धोने लगा और जमारा पानी डालने लगी थी। इस दौरान थोड़ी देर तक मजदुद्दीन को गौर से देखने के बाद जमारा ने नए अंदाज में मुखातब किया, भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। दरअसल ये हाथ धोने के बहाने में आपको लैदगी में लाई हूँ। पहले आप ये बताएं जो कुछ मैं कहूँगी आप बुरा नहीं मानेंगे। मजदुद्दीन ने तेज़ निगाहों से जमारा की तरफ देखा और कहने लगा, कहो तुम बहन हो, अब तुम्हारे साथ एक ऐसा रिश्ता है कि कड़वी से कड़वी बात, कसीली से कसीली बात भी तुम कहो तो मैं मजदुद्दीन बुरा नहीं मानूंगा। कहो तुम क्या कहना चाहती हो? इस पर जमारा को कुछ हौसला हुआ। फिर कहने लगी, भाई अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मरसीना आपको पसंद करती है तो फिर आपका क्या जवाब होगा? इस मौके पर मरसीना और मिशाल भी तहारतगाह के दरवाजे के करीब ही खड़े होकर मजदुद्दीन और जमारा की गुफ्तगू सुनने की कोशिश कर रही थी। जमारा के इस इंकशाफ पर मजदुद्दीन के चेहरे पर बहुत सी तलखियाँ भरे नादीदा मनाजर की गहरी यादें छा गई थी। इसकी बसारत की झलियों में बेसुकून सवालात के हैरत अंगेज कारवां और बेरबत लम्हों की अनगिनत तस्वीरें रक्स कर गई थी। इसकी हालत यकसर बदल गई थी। इसकी ये हालत देखते हुए जमारा खौफजदा सी हो गई। फिर मजदुद्दीन ने अपने आप पर किस कदर काबू पाया। फिर बड़े पुरसुकून अंदाज में वो जमारा को मुखातब करके कह रहा था, जमारा मेरी बहन, ऐसे इंकशाफात अब ना मेरे लिए नए हैं ना मेरी ज़ात पर कोई गहरे असर छोड़ते हैं। और फिर अब मैं जिस्सत की हयात अमूज़ नवाओं में ज़ख्मों की कायनात और सफ़र की लकीरों में अपनी फ़ना की तहरीर नहीं बनना चाहता। शाम के हाथों एक दफ़ा डस चुकने के बाद कोई भी मुसाफिर इस रास्ते पर सफ़र नहीं करता जहाँ पहले डसा जा चुका हो। देख मेरी बहन, मैं अपनी जिस्सत की हालत सर्द रातों की उदासी और खोई शाम की कतातों में कहना शजर की बेबहार शाखों जैसी नहीं करना चाहता। मेरी बहन, अब मैं अपने हरीम ज़ात में ज़माने की दूरियां सिमट चुका हूँ और इसमें अब मैं कोई हलचल बर्पा नहीं करना चाहता। जो जानो, ये जो मेरी तलवार है, मैंने इससे अपनी ज़िंदगी का अहद कर रखा है। यही मेरी साथी है, यही मेरे दिल का कारदरमा, मेरे दिल का करार है। इसके साथ ही वक़्त का हमराज बनकर अब मैं मट्टी के लमस पानी के जायकों को तब्दील कर चुका हूँ। अब इसके सिवा ना कोई मेरा मखरज है, न मंबा, न मतला, न मक्ता।
میں ان لوگوں میں سے نہیں جو فرق کو سزا، جبر کو امن، تپش کو چاندنی، ریت کو اب سمجھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ میری بہن، میں جانتا ہوں کہ یہ جو گفتگو تم نے کی ہے میرا دل رکھنے کے لیے کی ہے، اور اگر مذاق کیا ہے تو یہ بہت بدترین مذاق ہے۔ جمارہ میری بہن، تو یہ بھی دیکھ مرسینہ انتہائی درجے کی خوبصورت لڑکی ہے، وہ اپنے حریم دل میں میرے جیسے خشک انسان کو جگہ دینے پر کیسے تیار ہو جائے گی؟ اور پھر میری اس کی ملاقات ہی کتنی طویل ہے، چند روز وہ میرے لشکر میں رہی، اس کے بعد یہاں منتقل ہوگی۔ نہ کبھی میں نے اس پر کوئی بڑا احسان کیا جس تلے دب کر وہ میری طرف ممائل ہو، نہ ہی مجھ میں کوئی ایسی خوبی ہے، نہ کو میں بہت بڑے مال و متاع کا مالک ہوں جو اسے میری طرف مائل ہونے پر آمادہ کرے۔ بہن، اگر وہ یہ سمجھ کر میری طرف مائل ہوئی ہے کہ میں نے فرانس کے ان نائٹوں کا قلعہ کما کیا ہے جو اس کی ماں، بہن اور بھائیوں کے قاتل تھے، اور چند روز اپنے لشکر میں رکھ کر ان کی مہمان نوازی کی ہے، تو یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا، اور ایسا کرنا چاہیے تھا۔ انسانی کے ناطے وہ میرا فرض بنتا تھا، اور اگر کسی اور وجہ سے مرسینہ میری طرف مائل ہو چکی ہے تو اسے سمجھا دینا کہ وہ راستے جو میری طرف آتے ہیں ان میں کانٹوں اور خار کے سوا کچھ نہیں رکھا۔ بہرحال میری بہن، تو نے میرے ہاتھ دلوائے، اس کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ہی طہارت خانے سے نکل کر مجد الدین نشستگاہ کی طرف چلا گیا تھا۔ جمارہ جب طہارت خانے سے نکلی اور مڑ کر دیکھا تو وہاں مرسینہ اور مشال دونوں بہنیں اداس اور افسردہ کھڑی تھیں۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے جمارہ کی حالت بھی انہی جیسی ہو گئی۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے باری باری اس نے مرسینہ اور مشال کو اپنا ساتھ لپیٹ لیا۔ پھر وہ مرسینہ کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی، مرسینہ دیکھ، فکر مت نہ ہونا، میرا خیال ہے جو گفتگو میرے اور مجد الدین کے درمیان ہوئی ہے وہ تم دونوں بہنوں نے سن لی ہے۔ بھائی مجد الدین بہت اچھے انسان ہے، میری گفتگو سے شاید انہوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ میں نے انہیں شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے یا ان کے ساتھ محبت بھرا ٹھٹا اور مذاق کیا ہے۔ وہ ایک بارڈر سے جا چکے ہیں، بڑے محتاط ہیں، لیکن میری بہن وہ ایسے نہیں، کسی کی دل شکنی کریں۔ ایک بات یاد رکھنا، جس روز انہیں یقین ہو گیا کہ تم واقعی ان سے محبت کرتی ہو اور انہیں اپنی زندگی کا ساتھی چن چکی ہو، تو یاد رکھنا وہ تم سے ایسی محبت کریں گے جو یقیناً بے کنار اور بے تھاں ہوگی۔ آؤ وہاں کھانا لگائیں، سب ہمارے انتظار میں وہاں بیٹھے ہوں گے۔ جمارہ کی گفتگو سے مرسینہ اور مشال دونوں بہنیں سنبھل گئی تھیں۔ پھر تینوں بڑی تیزی سے نشستگاہ میں کھانے کے برتن لگانے لگی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد مجد الدین، شمس الدین اور خطلخہ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، پھر اٹھ کر اپنی خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے۔ چند روز تک مجد الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ الربا شہر کے باہر قیام کیے رکھا۔ اس کے بعد سلطان کی طرف سے پیغام آنے کے بعد وہ حلب کی طرف چلا گیا تھا۔ مجد الدین اور شمس الدین کی ماں عبدہ، ان کی پھوپھی زہران، پھوپھی زاد بہن اور خطلخہ کی منصوبہ عبیدہ کٹھی بیٹھی گفتگو کر رہی تھی کہ گھر میں شمس الدین اور خطلخہ دونوں داخل ہوئے۔ اسی نشستگاہ میں داخل ہوئے جس میں وہ تینوں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ تینوں نے دیکھا شمس الدین اور خطلخہ کچھ اداس اور پریشان تھے۔ دونوں آگے بڑھ کر نشستوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ سوچا، پھر اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے شمس الدین کہنے لگا، ماں تھوڑی دیر تک لشکر یہاں سے کوچ کرے گا، بھائی کے ساتھ ہم بھی یہاں سے روانہ ہوں گے۔ ماں، ہم دونوں بھائیوں کی آپ سے ایک گزارش ہے، یہ یوں جانیں کہ ایک ایسا کام جو آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ماں، ہم دونوں بھائیوں کی نسبت طے ہو چکی ہے۔ مجد الدین ہمارا بڑا بھائی ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مرسینہ نام کی لڑکی بھائی کو پسند کرتی ہے، اور وہ اس کی چھوٹی بہن مشال ایسی خوبصورت ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ایک بڑھ کر ہیں۔ ماں، میں چاہتا ہوں بھائی کی شادی، اگر شادی نہیں تو کم سے کم ان دونوں نسبتوں سے مرسینہ سے طے ہو جائے۔ آپ جانتی ہیں کہ جب تک بھائی کی شادی نہیں ہوگی، میں نے اور خطلخہ نے بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ ماں، ہم بھائی سے پہلے اس لیے گھر آئے ہیں کہ اس موضوع پر ان کی آمد سے پہلے آپ سے بات کریں۔ صرف آپ ہی انہیں شادی پر آمادہ کر سکتی ہیں، ہمارے پیچھے پیچھے وہ بھی آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ روانگی سے قبل آپ اس موضوع پر ان سے بات کریں اور انہیں شادی پر آمادہ کریں۔ ماں، وہ لڑکی بڑی خوبصورت، بڑی اچھی اور بڑی خدمت گزار ہے۔ پھر یہ کہ بھائی کو پسند بھی کرتی ہے، بھائی سے محبت بھی کرتی ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ جب تک شمس الدین بولتا رہا، زہران، عبیدہ اور خطلخہ تینوں بڑے غور سے عبدہ کی طرف دیکھتے رہے۔ جب شمس الدین خاموش ہوا تب عبدہ بولی،
पहले ये बताओ कि लश्कर किस सिमत का रुख कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कोई नया खतरा उठ रहा है। इस बार शमसुद्दीन की बजाय खतलखा अब्दा को मुखातब करते हुए कह रहा था, माँ इंताकिया के बादशाह रेमंड ने पुर्जे निकालने शुरू कर दिए हैं। वो जर्मनी और फ्रांस के बादशाह हजमियत उठाकर वापस जा चुके हैं, लेकिन अब भरपूर फिर यूरोप से सलीबी सुरमाओं की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। हर रोज़ सैकड़ों सलीबी इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। इनमें से कुछ इंताकिया के बादशाह रेमंड के पास जमा हो रहे हैं और कुछ यरूशलेम के नसरानी बादशाह बाल्डोन के पास जोग दर जोग जमा होना शुरू हो चुके हैं। ज़्यादा सलीबी इंताकिया में रेमंड के पास जमा हुए हैं। रेमंड ने जब देखा कि इसके लश्कर की तादाद सुल्तान नूरुद्दीन के लश्कर से भी ज़्यादा हो गई है, तब इसने हमारे इलाकों में छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी है। हमारे वाक़ई नगार ने इतला कर दी है कि रेमंड एक बहुत बड़े लश्कर के साथ हमारी सरहदों पर आया है और हमारे इलाकों में शब खून मारने का सिलसिला शुरू कर दिया है। दरअसल वो हमारे साथ जंग करने पर आमादा है। इसी की सरकोबी के लिए माँ लश्कर थोड़ी देर बाद यहाँ से कूच करेगा। मैं चाहता हूँ कूच करने से कम अज़ कम आप इस मौजू पर भाई से बात तो करें। खतलखा की इस गुफ्तगू का जवाब अब्दा देना ही चाहती थी कि अबैदा ने मजदूदीन को आते सहन में देख लिया था। लिहाजा सरगोशी के अंदाज में कहने लगी, भाई आ रहे हैं। सब खामोश हो गए। फिर एकदम बात का रुख बदलते हुए बुलंद आवाज़ में अब्दा बोल पड़ी। इसने शमसुद्दीन को मुखातब किया, शमसुद्दीन मेरे भाई, रवानगी से कबल किस चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दे, मैं तैयार कर दूँ। इतनी देर तक मजदूदीन भी नशिस्तगाह के इस दरवाजे तक पहुँच गया था। लिहाजा अपनी जगह से उठते हुए अब्दा कहने लगी, अच्छा हुआ भाई भी आ गए हैं। ये खुद ही बता दें कि क्या क्या चीज़ अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अंदर दाखिल होते हुए मजदूदीन आगे बढ़कर अपनी माँ के पहलू में बैठ गया और अब्दा को मुखातब करके कहने लगा, अब्दा मेरी बहन, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे आने से पहले इन दोनों भाइयों ने बता दिया होगा कि लश्कर थोड़ी देर तक यहाँ से रवाना होगा। मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, बस थोड़ी देर तक यहाँ से रुखसत होऊंगा। इसी बिना पर मैं अपने घोड़े को साथ नहीं लाया, घोड़ा लश्करगाह में ही छोड़ आया हूँ। दोनों भाइयों के घोड़े भी वहीं हैं। माँ, हस्बे साबक जिस तरह तुम मुझे इजाज़त दिया करती थी, मुझे इजाज़त दो कि मैं रुखसत हूँ। माँ, मेरे हक़ में दुआ भी करना, इसलिए कि माँ जब तुम दुआएं देते हुए मुझे रुखसत करती हो तो जब जहाँ जंग में मेरी तलवार अपना काम करती है, वहाँ माँ तुम्हारी दुआएं भी मेरे काम आती हैं। मुझे खुशी खुशी रुखसत करो। अब्दा बड़ी संजीदगी से मजदूदीन की तरफ देख रही थी। जब वो खामोश हुआ तब बड़ी संजीदगी में अब्दा ने इसे मुखातब किया, मजदूदीन मेरे बेटे, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। इसलिए कि अब्दा को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि बीच में मजदूदीन बड़ी अर्दादतमंदी का इजहार करते हुए बोल पड़ा, माँ तुम मांगो, क्या मांगती हो? माँ, कसम मुझे पैदा करने वाले की कि तुम जान भी मांगोगी, तुम अपनी जान तश्त में रख कर सजा कर तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। अब्दा ने तड़प कर अपने हाथ मजदूदीन के मुंह पर रख दिया। कहने लगी, बेटे ऐसी बुरी बातें नहीं करते बच्चे, मैं तेरी बेहतरी चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि इस घर में तेरे बच्चे खेलें, फूल की तरह खेलें, शोर करें और मैं इनके दरमियान बैठकर अपने मुस्तकबिल की दरख्शकिदगी देख सकूं। मजदूदीन संजीदा हो गया, कुछ सोचा, फिर अपने होंठों पर ज़बान फेरते हुए कहने लगा, माँ अगर ये बात है तो शमसुद्दीन और खतलखा की शादी कर देते हैं, फिर देखें सहन में बच्चे खेलेंगे, आप भी खुश होंगी। इसके बच्चों को देखकर मैं भी खुश होता रहूँगा। अब्दा ने इस मौके पर तेज़ निगाहों से मजदूदीन को घूरा और मजदूदीन ने बड़े प्यारे से अंदाज में अपना सर अब्दा की गोद में रख दिया, अपने दोनों हाथ इसके दोनों घुटनों पर रखे, फिर धीमे से लहजे में कहने लगा, माँ मेरे मतलब यही फैसला करें कि मुझे कुदरत ने सिर्फ आपकी खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दिया है। माँ, जंगों में मैं आलम इस्लाम की खिदमत और बेहतरी के लिए वक़्फ़ होता हूँ और जब मैं घर पर होता हूँ तो माँ मेरी सारी तवानाइयाँ आपकी बेहतरी, भलाई और खिदमत के लिए वक़्फ़ होती हैं। क्या इतना ही काफ़ी नहीं है? अब्दा ने फिर तेज़ निगाहों से मजदूदीन को घूरा और कहने लगी, अगर तुम्हारा बाप भी अपनी माँ की गोद में सर रख कर यही लफ्ज़ कह देता तो फिर याद रखना इसकी नस्ल कैसे बढ़ती, तुम लोग कहाँ से आते। फिर मजदूदीन सीधा होकर बैठ गया, बड़ी आजिज़ी का इजहार करते हुए कहने लगा, दोस्तों आज तक के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है।
انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ حافظ۔